गुड मॉर्निंग। सो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और ये आपको भी अच्छे से पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। सो ये है हमारा लेक्चरर डाइट स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 2014 का पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमें यहाँ पर ब्लैंक फिल करना है। I have a profound respect for his political, मैं एक profound respect रखता हूँ उसकी political sagacity मतलब बुद्धिमत्ता, या आप कह सकते हो ability to make good judgment। जिन लोगों के पास ability होती है सही जजमेंट करने की, उसको भी बोल सकते हैं हम sagacity। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हुआ? I have a profound respect for his political sagacity। okay, next, choose the meaning of the given word। तो हमें यहाँ पे अलर्ट का मीनिंग बताना है। अलर्ट मतलब चौकन्ना, और क्या होगा? एनर्जेटिक नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा, क्या होगा? वॉचफुल मतलब सतर्क। टू लॉस फेस, हमें यहाँ पर टू लॉस फेस का मीनिंग एक्सप्रेस करना है। टू लॉस फेस मतलब दूसरों की नज़र में अपना रेस्पेक्ट खो देना। टू बी ह्यूमिलेटेड, हमारा आंसर क्या होगा? टू बी ह्यूमिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट ए सेकेंड। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, कौन होता है जो ऑड हैबिट्स होती हैं जिसकी? स्ट्रेंज, अनयूजुअल, क्या बोलते हैं उसको? एक्सेंट्रिक, सनकी। ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ इनफ ब्लड, क्या बोलते हैं उसको? ये तो आपको पता ही होगा, एनीमिया, खून की कमी। अब हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है एंग्विस का। एंग्विस मतलब पीड़ा, वेदना, कोई गहरी वेदना। तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? एक तो हो गया पीड़ा और एक क्या हुआ? कंफर्ट, आराम। तो ये हो गया हमारा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट बताना है हमें असिस्टेंस का एंटोनिम, क्या होगा? असिस्टेंस मतलब किसी की सहायता करना, समर्थन देना। तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध करना, विरोध करना। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है ऑनरस। ऑनरस मतलब क्या होता है? ऑनरस मतलब कुछ कठिन, टिपिकल। तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। मतलब एक तो हुआ कठिन और एक क्या हुआ? इजी, जस्ट ए सेकेंड, आसान। नेक्स्ट बताना है हमें रिलंकिस। रिलंकिस का एंटोनिम तो क्या हुआ? रिलंकिस मतलब होता है त्यागना, गिव अप करना। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? क्या करना? पजेस मतलब किसी वस्तु पर अपना अधिकार दिखाना, स्वामित्व। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। अब हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है असेल का। असेल मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर तीव्र प्रहार करना, मतलब अटैक करना। तो क्या हुआ इसका सिनोनिम? अटैक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लॉजिबल। प्लॉजिबल क्या होता है? विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? बिलीवेबल, भरोसेमंद। ओके, अब हमें बताना है गार्निश। गार्निश का सिनोनिम, गार्निश क्या होता है? किसी चीज़ को मतलब डेकोरेट करना, सजाना, अडोर्न। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। तो क्या लगाएंगे इसको? इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? आपको पता होगा, जब हम टू रिमूव करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। वो इतना ईमानदार है कि वो रिश्वत को स्वीकार नहीं करेगा। अब हमें यहाँ पे वर्ड फिल करना है। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू लुक द ग्रीवेंस, मतलब ग्रीवेंस क्या बोलते हैं? शिकायत, व्यथा। तो मिनिस्टर ने वादा किया क्या करने का? टू लुक इनटू, कि वो जो उसकी शिकायत जो भी की होगी ना उसको देखेगा, लुक इनटू। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माई कैप्टर्स
जस्ट अ सेकेंड। माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। तो हमें क्या बताना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। बताओ फिर कैसे बनाएंगे। ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस में जब होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, बीइंग। तो इसमें किस सेंटेंस में लगा है, मी का तो क्या बना देंगे, इधर जब सब्जेक्ट लगाएंगे आई वाज बीइंग, मैंने बताया था ना आपको बीइंग लगाते हैं, बीइंग टेकन, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, टू प्रिजन बाय माई कैप्टर्स। इजी था ये। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेंटेंस। आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रिफर अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। तो फिर हमारा क्या हुआ यहाँ पे, द बुक इज़ प्रिफरेबल टू दैट। अब हमें यहाँ पे फिल करना है फिर से, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। अब हम क्या हैं, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ लगता है, हम अब क्या है, हमें पूरा भरोसा है, हम क्या करेंगे, मैच जीतने का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी एक्वेंट हिम द टॉपिक। एक्वेंट परिचित, क्या लगाते हैं इसके साथ, एक्वेंट विद, लेट मी एक्वेंट हिम विद द टॉपिक। ओके, डोंट क्वारल योर नेबर्स, झगड़ा मत करो, किससे, विद योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, ठीक है ना। इफ़ यू गो आउट आई द क्रिकेट मैच। अगर तुम बाहर जाते हो तो आपको पता होगा ये वाला आपको कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेट, कि इधर जब प्रेजेंट में होता है तो हम इधर फ्यूचर में बनाते हैं। इफ़ यू गो आउट आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। अगर तुम बाहर जाओगे तो मैं क्या देखूँगा, मैच देखूँगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 21। अब हमें क्या करना है, जो हमारा वर्ड है अल्टरनेटिव बताना है उसका, हमें इसको रिप्लेस करना है। आंट इज़ बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रीचर। जो चींटी है ना, उसको माना जाता है कि वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस क्रीचर है, प्राणी। तो क्या हुआ हमारा आंसर, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। इन टीचिंग पोइट्री, जब हम पोइट्री सीखते हैं, तो जो इम्फेसिस है इज़ लेड ऑन, तो किस पे डालते हैं प्रभाव उसका, ज़्यादा इम्फेसिस किस पे करते हैं, एप्रिसिएशन पे, प्रशंसा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 23। अब हमें बताना है ए सपोर्टर ऑफ द काउज ऑफ वुमेन। तो हमें बताना है विमेन का सपोर्टर। अब ये वर्ड से कोई परिचित ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेमिनिस्ट आपको पता ही है बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, फेमिनिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन। श्रीनगर के गार्डन्स की मतलब कंपैरिजन की जा रही है, तो किससे करेंगे, आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ मैसूर। आई थिंक ये हर पेपर में आता है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश। अब ये क्या है, यहाँ पे पढ़ना है कंडीशनल सेंटेंस, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर। काश में प्रधानमंत्री होती, है ना, होता है ना। तो आई विश आई वर डेड। यहाँ पे जब कंडीशनल में आते हैं वर्ड लगाते हैं, काश में ये होता, काश में वो होता। ओके, नेक्स्ट, सी रेन फास्ट इन द टूर्नामेंट। अब ये मैंने आपको जब ग्रामर का प्रैक्टिस कराया था ना, मैंने तब भी बताया था क्या होता है इसमें, रेन क्या है, हमारी वर्ब है। अब ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, फास्ट। तो वर्ब को कौन बताएगा, कौन वर्ब को ग्लोरीफाई करेगा, एडवर्ब। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे आंसर, एडवर्ब, ऑप्शन नंबर ए। फास्ट हमारा क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग विद ए बोट ऑफ थैंक्स। मीटिंग क्या कर दी गई। अब थैंक्स कब बोलते हैं, जब हम किसी चीज़ का कंक्लूजन मतलब लास्ट में बोलते हैं, जैसे मैं भी बोलती हूँ। तो मीटिंग क्या हुई, कंक्लूडेड, निष्कर्ष निकला विद ए बोट ऑफ थैंक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल दो ही इज़ ब्लाइंड। यद्यपि वह अंधा है, ही इज़ वेरी फास्ट एट कैलकुलेशन।
अंधा है लेकिन कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रीफिक्स लगाना है प्रॉपर से पहले। अब आप बताओ, डिसप्रॉपर कोई वर्ड नहीं होता, इनप्रॉपर भी कुछ नहीं होता। एक वर्ड होता है, मैं आपको बताती हूँ, इम्प्रॉपर। आई थिंक आपने सुना भी होगा। और हमारा ऑप्शन में इम्प्रॉपर बनाने के लिए कुछ नहीं दे रखा, तो फिर क्या करें, किस पे चले जाए हम, नन ऑफ द अबव पे, ठीक है ना। ओके, अब हमें बताना है नेचुरल ऑर्डर लर्निंग का। ये सबने पढ़ रखा होगा। लिसनिंग सबसे पहले, फिर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यही है ना ऑर्डर, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यूज़ की जाती है फॉर क्लासीफाइंग, क्या क्लासीफाई करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टीचर इज, क्या होता है उसमें, जब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से पढ़ाया जाता है तो टीचर क्या होता है, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। द मेन एम ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड, जो मुख्य उद्देश्य है डायरेक्ट मेथड को यूज़ करने का, इज टू एनेबल द लिसनर टू गेट मास्टरी इन द यूज़ ऑफ, तो क्या करने के लिए मतलब पढ़ाया जाता है डायरेक्ट मेथड से, लिसनर को क्या बनाने के लिए, टू गेट मास्टरी, किसके यूज़ में, फॉरेन लैंग्वेज। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रक्चरल अप्रोच ए लिसनर गेट्स मास्टरी इन, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है उसमें एक लिसनर मास्टरी किस में करता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। इंग्लिश इज़ नॉट ए फोनेटिक लैंग्वेज, इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब क्या, मतलब है इसका कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है एक वर्ड का, इज़ नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड ऑफ लेटर्स। ओके, तो उसको जो मतलब टोटल नहीं माना जाता लेटर्स के साउंड का। अब ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में हमें याद रखना है कि 12 तो वाउल साउंड्स होते हैं, 8 डिप्थोंग होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ये आ ही जाता है पेपर में, आपने नोटिस किया होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अच्छी हैंड राइटिंग में, क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, डिस्टिंक्टनेस होनी चाहिए, मतलब थोड़ा अलग कुछ विभिन्नता, स्पीड भी होनी चाहिए, क्या नहीं ज़रूरत है, लाउडनेस की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या हुआ, लाउडनेस हो गया। द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग पोइट्री, पोइट्री सीखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या डेवलप करना है, वो डेवलप करना है, जस्ट ए सेकेंड मैं इसको आगे कर लेती हूँ। क्या डेवलप करना है, एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब आपने पढ़ा होगा ना, मोस्टली राइटर ने जो पोइट्री लिखी है, जो पोइट्री सिखाई है, टीचिंग पोइट्री है ना, तो जो पोइट्री सिखाई है वो कैसे आपने देखा होगा ना, एकदम जैसे वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स पे लिखी है, इमेजिन करके, पहाड़ों पे लिखी है, लूसी पे लिखी है, तो उसमें तो चाहिए ना पावर ऑफ इमेजिनेशन और एस्थेटिक सेंस भी चाहिए। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश, तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फ्री कंपोजिशन का, स्टोरी राइटिंग, पोइट्री राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पिक्चर कंपोजिशन, कौन सा नहीं है, पिक्चर कंपोजिशन, ये सब हैं। हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हैमलेट, ध्यान रखना है आपको, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया है अपनी वीडियो में। कौन से दो लोगों को माना जाता है हाफ मैन, रोजनक्रंस एंड गिल्डनस्टन। एक वो भी लिखा है वर्क, रोजनक्रंस एंड गिल्डनस्टन आर डेड, वो लिखा है टॉम स्टुपर्ड ने, आपको याद रखना है। और ये जो दो लोग हैं ये वैसे तो हैमलेट के फ्रेंड ही होते हैं, लेकिन उसको धोखा देके ये किसके साथ मिल जाते हैं, क्लाउडियस की, और उसको हैमलेट को मारने की कोशिश भी करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेटिव ह्यू ऑफ रिजोल्यूशन इज सिकल्ड ओवर विद द
पेल कास्ट ऑफ थॉट। ये बताना है ये सब किसने बोले हैं, हैमलेट में। ये बोले हैं हैमलेट ने। क्या मतलब है इनका, समझ में आ रहा है आपको? मतलब यही है कि ये कहना चाह रहा है कि थिंकिंग टू मच अबाउट कॉन्सिक्वेंस, परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, इज लाइक एन इलनेस, एक बीमारी की तरह है। दैट चेंज द कलर ऑफ आर हेल्दी कॉम्प्लेक्शन, जो कलर बदल देता है हमारे कॉम्प्लेक्शन का। विद ए पेल कास्ट लिखा है ना, पेल कास्ट ऑफ थॉट, आप समझ जाओ यहाँ से। जब हम मोस्टली भी तो यही करते हैं ना अपनी लाइफ में, हम परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कोई भी काम करते हैं तो ज़्यादा सोचने की वजह से क्या होता है, जो हमारा वो होता है ना हेल्दी कॉम्प्लेक्शन, वो क्या होता है, उसका कलर पेल कास्ट मतलब चेंज हो जाता है, उसकी शेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड बाय डाउडन एज ए स्मॉलर, छोटी मतलब थ्रिलर, फायरसर भयावह, फियरसर, मोर ईगर पीस ऑफ मैलिस, किसको बोला गया है? अब आप मैलिस से समझ जाओ। मैलिस मतलब द्वेष, ऐसे लोग जो दूसरे को, जिनको मानसिक पीड़ा पहुंचा के ना, मानसिक पीड़ा पहुंचाते हैं, मतलब अब आप समझ लो किसको बोला होगा। कोर्डेलिया तो बहुत अच्छी थी, उसको तो बोला नहीं होगा डेफिनेटली। तो हमारा आंसर इसमें से या तो रीगन होगा या फिर कॉनरेल होगा। तो किसको बोला था? रीगन को, आपको याद रखना है। ओके ओके, जस्ट सेकेंड। और आपको ये तो पता होगा, इनकी जो डॉटर थी किंग लियर की, 3 डॉटर थी, पहले गोनरिल, सेकंड रीगन और थर्ड कोर्डेलिया, जो सबसे प्यारी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू इंड्योर, हु अटर दीज वर्ड्स, कौन बोलता है ये सब इन द प्ले किंग लियर? तो ये शब्द हैं उसके कैंट के। अब कैंट ने बोला क्या है, कैंट ये कह रहा है लियर से, ये बात वो लियर से बोलता है कि जो वो बता रहा है लियर को कि हेयर इज़ द प्लेस माय लॉर्ड, उसी का है ना वो कैंट, उसी के यहाँ पे काम कर रहा होता है महल में, और सबसे वफादार होता है ये कैंट। तो वो बताता है उसको, एक तूफान वाला माहौल होता है, तो वो कहता है कि प्लीज़ अंदर चले जाइए माय लॉर्ड, आज का जो स्टॉर्म है, तूफान है, इज टू रफ, बहुत ज़्यादा रफ है, फॉर ह्यूमन नेचर टू इंड्योर, मतलब एक व्यक्ति को इंड्योर करने के लिए, सहन करने के लिए बहुत ज़्यादा रफ है। तो वो उसको अंदर जाने के लिए कह रहा है। अपने जो एक उसको निकाल देती है ना, किंग लियर को दोनों बेटियां उसकी निकाल देती हैं, तो फिर वो उसको बहुत तूफानी रात होती है तो वो उसको अंदर जाने के लिए कह रहा है। यही यहाँ पे सीन है, टिरनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ ऑल शेक्सपियर ट्रेजेडी आई वुड आंसर नॉट इवन एक्सेप्टिंग किंग लियर, मतलब सारी जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैं मैं आंसर करूँगा, मैं बताऊँगा। नॉट इवन एक्सेप्टिंग किंग लियर मतलब किंग लियर को भी मत निकालो अब, उसके सिवाय भी नहीं। ओथेलो इज़ द मोस्ट पेनफुल्ली एक्साइटिंग एंड द मोस्ट टेरिबल। ओथेलो क्या है? सबसे ज़्यादा टेरिबल है, बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली है। अब जो डेस्डिमोना है उसने तो कोई गलती भी नहीं की थी, उसने बस ओथेलो से शादी की थी अपने फादर के अगेंस्ट जाके, तो इतनी बड़ा कोई उसका उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी जो ये ओथेलो है, यागो की बात में आके उसको मार देता है, तो पेनफुल तो है ना। तो ये बोला किसने है? AC ब्रैडली ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ beware my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on। कौन बोलता है ये वर्ड ओथेलो में? तो ये बोलता है यागो। यागो आपको पता ही है, बहुत दुष्ट है ये बोलता है किससे? ओथेलो से। और यागो मतलब उसे वार्न करता है ओथेलो को कि जो जेलसी है ना वो क्या करेगी, उसे टॉर्चर करेगी एंड ड्राइव हिम मैड, उसे पागल कर देगी। और मतलब वो कह रहा है खुद वो जेलस है, समझ लो एक ड्रामेटिक आयरनी है ये जो ये ओथेलो है, इसमें एक ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल हुआ ये।
हमें भी पता है, दोस्त तो यही है, जेलसी तो ये भी फील करता है ना यागो उससे, ओथेलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच इवेंट डू ओरलैंडो एंड रोजालिन मीट? कहाँ मिलते हैं लोग दोनों? हमारे एज यू लाइक इट के हीरो हीरोइन हैं, तो कहाँ मिलते हैं? एक स्टार्टिंग में रेसलिंग मैच होता है तो ये उसमें मिलते हैं, और दोनों को मतलब पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है, ऐसा समझ लो आप, फीलिंग्स आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नेम डज रोजालिन एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज्ड सेल्फ? क्या नेम लेती है रोजालिन? वो एक मैन बन के जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, उसको बैनिश कर देता है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी तो नहीं बता सकती, उसको बैनिश कर देता है तो वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती है, तो वो एक मैन का वो बना लेती है, वेश उसको धारण कर लेती है, मतलब जिससे कि वो सेफ रहे। तो हमारा वो जो वेश मतलब अपने आप को डिस्गाइज करती है, वो गैनीमेड के रूप में करती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। whom डज हर्मिया फादर वांट हर टू मैरी इन मिडसमर नाइट ड्रीम? जो हर्मिया का फादर है वो चाहता है उसकी शादी कराना किससे? मिडसमर नाइट ड्रीम में हमें ये बताना है। तो वो चाहता है शादी डिमेट्रियस से कराना, लेकिन 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 जो लाइसेंडर है, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो लाइसेंडर है ना, वो हर्मिया उससे प्यार करती है। ठीक है, तो हर्मिया इज इन लव विद लिसेंडर, मतलब लाइसेंडर से प्यार करती है। लेकिन वहाँ पे एक रूल था कि जो हर्मिया का फादर है, मैं उसका नाम भी बताती हूँ आपको, ईजीएस। ईजीएस, तो वहाँ पे एक एनिसेंट नियम था, मतलब प्राचीन नियम था कि जो फादर है ना वही चूज कर सकता है अपनी डॉटर का हस्बैंड, या फिर अगर वो नहीं मानती तो क्या होगा, सी विल बी पुट टू डेथ, उसको फिर पनिशमेंट मिलेगा, मृत्युदंड मिलेगा अगर वो अपनी पिता की मर्जी से शादी नहीं करती। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हु अमंगस्ट द यंग एथनियंस इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोशन? तो कौन अफेक्ट होता है सबसे पहले लव पोशन से? कौन इफेक्ट होता है आपको पता होगा, लाइसेंडर होता है। इसमें जो पक है वो आपको पता है, पक फॉलो करता है किसके ऑर्डर को? ओवरॉन के ऑर्डर को फॉलो करता है, और वो मतलब मिस्टेक से, गलती से अप्लाई कर देता है उस पोर्शन को लिसेंडर की आइज़ में। उसने ये बोला था ना कि जो तुम्हें सबसे पहले दिखेगा उसकी आँख में डाल देना, तो वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसने बताया तो मतलब किसी और के लिए था, लेकिन वो लिसेंडर की आँख में डाल देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ कॉल्ड बेकन एज द बाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? किसने दिया है स्टेटमेंट? ये दिया है अलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम्ब रोट अंडर द पेन नेम ऑफ? क्या नेम लिया था चार्ल्स लैम्ब ने? एलिया। एलिस एंड जॉन आर, क्या थे वो? एलिस एंड जॉन आपको पता होगा, एक मतलब इमेजिनरी बच्चे थे, वो काल्पनिक बच्चे थे किसके? लैम्ब के। जब उन्होंने अपने वर्क लिखे थे तो उसमें इनको पोर्ट्रेट किया था उसने, चार्ल्स लैम्ब ने। हु सेड, किसने कहा? मिल्टन वाज ए ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? मिल्टन एक सच्चे कवि हैं और वो किसकी तरफ थे? शैतान की तरफ थे, बिना जाने, उनको पता भी नहीं था। मतलब आपने देखा होगा मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न का करेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है कि मतलब इस तरह की उन्होंने उसके लिए लाइन वो की हैं सैटर्न के लिए, कि हमें ऐसा लगता है कि सैटर्न उस प्ले का हीरो है। तो वो क्या हुए? मिल्टन डेविल की तरफ हुए ना, और उन्हें इस बात का बिल्कुल आभास भी नहीं है, मतलब रियलाइजेशन भी नहीं है। ऐसा मानना था विलियम ब्लेक का। ऐसा मानना क्या था, ये सच भी है। आपने खुद देखी होंगी सैटर्न की लाइन। अब मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक तो आपको याद रखना है कि विलियम ब्लेक ने बोला है, और एक बात आपको ये याद रखनी है, हो सकता है इस बार ये आ जाए कि कहाँ बोली है। तो जो विलियम ब्लेक का वर्क है इन द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, वहाँ पर बोली है। मिल्टन का स्टाइल, मिल्टन ने किस स्टाइल में लिखा है?
ग्रांड स्टाइल में लिखा है। ओके, हु इज़ कॉल्ड एन आर्क प्रिस्ट ऑफ नेचर, किसको बोला जाता है? ऑब्वियसली वर्ड्सवर्थ को। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। डोरोथी किसकी बहन थी? वर्ड्सवर्थ की, ये भी सबको पता है। टिंटन एवे वाली पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। हु सेड, किसने कहा पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, किसने कहा है? सैली ने बोला है ये। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम डज द लाइन, कहाँ पे आती है लाइन? आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारे सबसे मधुर गीत वही होते हैं जो क्या बताते हैं? हमारे सैडेस्ट थॉट बताते हैं। ये बोलिए टू ए स्काईलार्क में। अच्छा ठीक है, टू ए स्काईलार्क किसका है? आपको पता होगा? नहीं पता? टू ए स्काईलार्क तो शैली का है, और टू द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ का है। आपको ध्यान रखना है, टू द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, ओके। हु इज़ रिगार्डेड एज ए पोएट विद निगेटिव कैपेबिलिटी, किसको रिगार्ड किया गया है? जॉन मतलब आपने पता ही होगा, कीट्स ने दिया है ना ये वाला टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी, जो मैंने पहले प्रीवियस ईयर पेपर कराया है ना, उसमें ये वर्ड मैंने बहुत बार कीवर्ड का मीनिंग बताया है। अब मैं आपको यहाँ नहीं बता रही, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि कीट्स ने प्राइम एग्जाम्पल माना है शेक्सपियर को निगेटिव कैपेबिलिटी का, और वर्ड्सवर्थ को माना है कि उनमें ये निगेटिव कैपेबिलिटी की कमी थी। मतलब खुद की आइडेंटिटी को वो नहीं करना होता ना इसमें रिवील। हु सेड ओ फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन थॉट, किसने कहा है? ये कहा है कीट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा, कौन था? टेनिसन, आपको पता है टेनिसन थे ना विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड और नॉट टू यील्ड, मतलब सरेंडर नहीं करना। टेनिसन की ये बहुत ही फेवरेट लाइन है, मतलब अच्छी लगती हैं, यूलिसिस की है। विच अमंगस द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ड्रामेटिक सोल स्टडी ऑफ ब्राउनिंग, किसको माना गया है, कंसिडर किया गया है? एंड्री डेल सार्टो। हमें बताना है ब्राउनिंग की पोइट्री की चीफ कैरेक्टरिस्टिक, जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? ऑब्सक्योरिटी, मतलब क्या होता है ऑब्सक्योरिटी? मतलब जैसे अंधकार, मतलब इस तरह की लिखी है ना उन्होंने वर्क, तो उनकी पोइट्री इस तरह की है, तो यही है उनका वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकन्स इज इन ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, कौन सा है उनका? ये तो बहुत ही पैट क्वेश्चन है, आता ही है। डेविड कॉपरफील्ड। हु अमंग द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट रोट इन सीरियल, मतलब फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए नॉवेलिस्ट में रोट इन सीरियल, सीरियल में किसने लिखा है? वो लिखा है चार्ल्स डिकन्स ने। बहुत ही कॉमन से सिंपल क्वेश्चन है, जिसने थोड़ा भी लिटरेचर पढ़ा होगा उसको सारे क्वेश्चन याद होंगे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले हैज़ ए प्ले विद इन प्ले, कौन सा प्ले में था? आपको पता होगा, हैमलेट में दिखाया है ना, मर्डर ऑफ, जो वो कहानी थी स्टोरी ऑफ गोंजागो दिखाई थी ना, उसकी वाइफ को दिखाया था बैप्टिस्टा। और मतलब हैमलेट ने क्या किया था, वो हैमलेट ने घोस्ट की बात पर विश्वास नहीं किया था, तो उसने ना प्ले के, मतलब हैमलेट हमारा एक प्ले है, उसी के अंदर एक प्ले को रिप्रेजेंट किया क्लाउडियस के सामने, ताकि वो क्लाउडियस के एक्सप्रेशन देख सके। इसी तरह से उसने दिखाया उसमें, जैसा घोस्ट ने उसको बताया था कि कैसे उसके फादर का मर्डर किया गया, ताकि वो उसके एक्सप्रेशन देख के मतलब कंफर्म हो सके कि उसके फादर का मर्डर क्लाउडियस ने किया है, उसके चाचा ने। इसीलिए उन्होंने प्ले विद इन प्ले, मतलब शेक्सपियर ने हैमलेट में दिखाया है। ओके ओके, व्हाट काइंड ऑफ ए पोएम इज मिल्टन्स लिसिडस, किस तरह की है? इसमें एलर्जी है, आपको पता ही है, उनकी डेथ पे लिखी थी अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की। इन विच पोएम डच द फॉलोइंग लाइन अकर, कहाँ पे आती है लाइन? आर वर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, ये वर्ड्सवर्थ के इमोर्टलिटी ओड से हैं। ओके,
हैमलेट जो प्ले है वो शुरू होता है, कब शुरू होता है? आधी रात को, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैसे भी घोस्ट आए हैं, आप इससे भी थोड़ा आइडिया लगा के याद कर सकते हो कि भूत आए हैं तो आधी रात को शुरू हुआ होगा, मतलब ऐसा कुछ। ओके, अब हमें बताना है कि ये शब्द कौन बोलता है होरेशियो से हैमलेट में। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो इसका, होरेशियो किसका फ्रेंड था? हैमलेट का, और उसमें मोस्टली सीन होरेशियो के हैमलेट के साथ ही दिखाए गए हैं प्ले में, तो फिर ये लाइन किसने बोली होगी? हैमलेट ने बोली होगी। अच्छा, बोला क्या है? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। हैमलेट कह रहा है, मतलब उसको लग रहा है, हैमलेट आपको पता ही है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसीलिए वो डिसाइड भी नहीं कर पाता, इनडिसाइसिव होता है, और इनडिसाइसिव की वजह से ही उसका डाउनफॉल आता है। तो हैमलेट जो है क्या करता है, मतलब वो चीज़ों को ज़्यादा ह्यूमैनिटी को ज़्यादा डीप फील करता है। होरेशियो का जो कॉमन सेंस है, उसकी जो क्लासिकल नॉलेज है ना, उससे ज़्यादा जो उसकी लिखा है ना, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो, बहुत चीज़ें हैं हेवन और अर्थ में, जिसकी जो तुम्हारी फिलोसफी है ना, उसका मतलब जितना तुम सपने में भी नहीं सोचते ना अपनी फिलोसफी में, उससे भी ज़्यादा है चीज़ें। बहुत ज़्यादा पढ़ा है वो उससे, यूनिवर्सिटी से, तो इंडिसाइसिव है। चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टर इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम? कौन सा करेक्टर नहीं है मिडसमर नाइट ड्रीम में? कौन सा नहीं है? ध्यान रखना है आपको, ओसबर्न नहीं है। आपको ध्यान रखना है, देखो माइनर करेक्टर आपको अब प्रीवियस ईयर पेपर से आपको मिला ना सीखने के लिए, कि जो हमारा माइनर करेक्टर है उनको भी याद रखना है कि कौन सा करेक्टर किस प्ले का है, एटलीस्ट नाम तो पता हो। वैकन कैसे कैसे हैं? फिलोसफिकल हैं एंड सेकुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन अकॉर्डिंग टू वैकन काउज द ग्रेवेस्ट हर्ट टू मैन? तो बताओ क्या चीज़ ज़्यादा हर्ट करती है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्या दुख का काम है? हर्ट जो चीज़ें हमें करती हैं एक व्यक्ति को, आप ही बताओ। ये तो कॉमन सेंस का भी है, अगर आप नहीं भी पता आपको तब भी आप कर सकते हो। एक लाई दैट सिंग्स एंड सेटल इन द माइंड, सबसे ज़्यादा तो हम अपने उसकी वजह से परेशान होते हैं ना, कुछ चीज़ें तो हम अपने माइंड में ऐसे सेटल कर लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये होगा, जो जो चीज़ें कभी शायद हो भी ना। तो यही है एक ग्रेवेस्ट हर्ट टू मैन। द प्लेस वेयर सैटन एंड हिज पियर, जो सैटन और उसके जो साथ वाले थे, असेंबल्ड इकट्ठे हुए इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, बुक फर्स्ट में वो सब असेंबल्ड हुए, उसका नाम बताना है, कहाँ पे हुए वो? तो आप लोग पता होगा, पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम में हुए थे ना। इन हिज पोएम रावी वैन इजरा, रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरीफाई करते हैं किसको? ओल्ड एज को। रावी वैन एड्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर? तो वर्ड्सवर्थ का जो विजन ऑफ नेचर है उसमें क्या आपने क्या देखा है? वर्ड्सवर्थ की वर्क में क्या क्या नोटिस किया है आपने? तो उन्होंने किया है मिस्टिकल, ओ सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मिस्टिकल पैंथिज्म। क्या किया है उसमें? अब आपने देखा होगा पैंथिज्म मतलब जब पैंथिज्म क्या होता है, मतलब ऐसा विश्वास कि गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, मतलब ऐसा विश्वास जब जिसको लगता है कि हर चीज़ में क्या है, हर नेचुरल चीज़ में भगवान है। तो वर्ड्सवर्थ को ऐसा ही लगता था ना, तभी तो उन्होंने इस तरह की पैटी थिंग्स, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने अपना वर्क लिखा है, अपनी कविताएं लिखी हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था उनका। द नेम ऑफ द रीजन, हमें उस क्षेत्र का नाम बताना है, दैट फिगर्स इन आर के नारायण नोवेल एंड एप्रिसिएटेड एज हिज कास्टर ब्रिज इज। अब आपने देखा होगा आर के नारायण के नॉवल में एक वो क्षेत्र दिखाते हैं, मतलब मालगुड़ी, आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। वन, जैसे हार्डी की नॉवल में है ना वेसेक्स, ऐसे ही आर के नारायण की नॉवल में है मालगुड़ी। वन इन द लाइट ऑफ वैकन्स एसे ऑफ स्टडी, अगर आपने वैकन का ऐसे पढ़ा होगा ऑफ स्टडी, तो उसमें हमें शुड रीड क्या पढ़ना चाहिए? टू वे, क्या मतलब होता है?
मतलब किसी चीज़ का भार मापने को बोलते हैं ना, वे। तो अब ऑफ स्टडी पढ़ना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा कि ये क्यों कहा है इन्होंने। मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट इज़ रिटन इन, किस में लिखा है? ये तो आपको पता होना चाहिए, फ्री ये लिखा है उन्होंने ब्लैंक वर्स में। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो, कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित था रूसो से? अब किसने कही है बात? रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, कौन गया है? किसने लिखा है नेचर पे? वर्dsworth ने लिखा है। whom did टेनिसन सक्सीड एज ए पोएट लॉरेट, तो पोएट लॉरेट कौन बना है? वर्dsworth। अच्छा, मैंने इसको कैसे याद किया है? बहुत कन्फ्यूज़न होता है और बार बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले 3 लोग का बताती हूँ मैं। एक तो सबसे पहले बने हैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले बने हैं सदी, फिर बने हैं वर्dsworth। 1843 से लेके कब तक बने थे वो? 1850 तक, ठीक है। और फिर बने हैं टेनिसन। मैंने ऐसे याद किया है, पहले आता है एस, फिर एस के बाद मतलब अगर हम उसमें देखें अल्फ़ाबेट में तो फिर टी बाद में आता है, एस पहले आता है, और इन दोनों के बीच में कौन बना है? वर्dsworth। आप भी ऐसे याद कर सकते हो। विच पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग कंटेन द फॉलोइंग लाइन, कहाँ पे है लाइन? मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। आई वॉज एवर ए फाइटर टू वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट, मैं हमेशा से क्या रहा हूँ? फाइटर रहा हूँ। तो एक फाइट और करते हैं फिर, द बेस्ट सबसे अच्छी, और लास्ट। कहाँ की लाइन है ये? प्रोस्पिके की। ओके, हमें बताना है कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है कीट्स के द्वारा। तो ये तो हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है। ऑड टू ड्यूटी किसने लिखी है? वर्dsworth ने लिखी है। कब पब्लिश हुई थी? 1807, ठीक है। सरोजनी नायडू की पोएम द लोटस किसको एड्रेस की गई है? M.K. गांधी, ये तो इजी था। अब हु अमंगस्ट द फॉलोइंग रोट इंट्रोडक्शन टू रविन्द्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि, किसने लिखा है? W.B. येट्स ने इंट्रोडक्शन लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ डिकन्स बायोग्राफी इनटाइटल्ड द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकन्स, तो कौन ऑथर है डिकन्स की बायोग्राफी का जिसने लिखा है द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकन्स? वो लिखा है जॉन फॉरेस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अपना, हु अटर्स द फॉलोइंग वर्ड्स इन एज यू लाइक इट, कौन कहता है सब एज यू लाइक इट में? इट इज़ नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलोग बट इट इज़ नो मोर अनहैंडसम देन टू सी द लॉर्ड द प्रलोग। लेट मी टेल यू कि जो रोजालिन है वो एक कदम आगे चलती है। कैसे? और वो इस बात को एडमिट भी करती है कि जो प्ले है ना वो एक जो थिएटर का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, उसका जो कस्टम था, उसको ब्रेक करती है, उसको तोड़ देती है। क्या करके? बाय अलाउ, मतलब खुद को अलाउ करके, मतलब उसमें जो खुद को क्या अलाउ, तो शेक्सपियर ने लिखा है प्ले, तो शेक्सपियर ने इसमें क्या किया, जो रोजालिन है एक फीमेल कैरेक्टर है, उसने परफॉर्म किया है एपिलोग फर्स्ट टाइम। मतलब जो पहले हमारा जो आप कह सकते हो कस्टम था वो ये था कि प्रलोग जो है किसी मैन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था एपिलोग, लेकिन एज यू लाइक इट में रोजालिन ने किया है। और यही बात है कि इट इज़ नॉट द फैशन, ये फैशन नहीं था टू सी द लेडी, एक लेडी को देखना एपिलोग कहते हुए, बट इट इज़ नो मोर हैंडसम देन टू सी द लॉर्ड द प्रलोग। तो किसने बोला ये? सॉरी, किससे बिलोंग करता है ये क्वेश्चन? रोजालिन से। तो आपको ध्यान रखना है कि रोजालिन ने क्या किया, जो कस्टम है ना उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, जो वहाँ पे। ओके, बहुत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द हैंडकरचीफ दैट ओथेलो गिव्स टू डेस्डेमोना इज़ नॉट ट्रू, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। जो ओथेलो ने डेस्डेमोना को रुमाल दिया था उसके बारे में, तो ओथेलो की माँ ने ओथेलो को दिया था, ये बात बिल्कुल सही है।
इट वॉज इन्फ्यूज बाई ए मैजिक बाई ए सिवियल, ये भी हमने पढ़ा होगा, मतलब आपने पढ़ा होगा ओथेलो में, ये भी ठीक है। इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर बाई ओथेलो फादर, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। ओथेलो की माँ को ओथेलो के पिता ने नहीं दिया था, ये ऐसा कुछ नहीं आया प्ले में। इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर बाई एन इजिप्टियन, हाँ ये ठीक है। ओथेलो की माँ को किसने दिया था? इजिप्टियन ने। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर, ये भी ठीक है हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन, कहाँ पे है ये लाइन? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मतलब वे भी भगवान की सेवा कर रहे होते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। बहुत अच्छी लाइन है, जॉन मिल्टन ने बोली है। हु वाज एलिस इन लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन, एलिस कौन है लैम के ड्रीम चिल्ड्रन में? उसकी डॉटर। नेक्स्ट देखते हैं। हु रिमार्क्ड अबाउट सैली, किसने सैली के बारे में रिमार्क दिया है? एज बीइंग ए ब्यूटीफुल बट इनइफेक्चुअल एंजल बेटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, किसने दिया है सैली के बारे में रिमार्क? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। हुज डेथ हैज टेनिसन मोन, किसकी डेथ पे टेनिसन बिलाप करते हैं इन मेमोरियम में? आर्थर हेलम की। वॉट हैपन्स टू द लवर इन द ब्राउनिंग्स पोएम पोर्फिरियाज लवर, क्या होता है ब्राउनिंग की पोएम में? गेट्स किल्ड, वो मारा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। अभी क्वेश्चन और हैं हमारे। द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वाज गिवन टू सरोजिनी नायडू, वाई, किसके द्वारा दिया गया है? गांधी जी के द्वारा। वैन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो सबको पता है, उन्हें कब मिला था लिटरेचर में नोबेल प्राइज़? 1913 में। ये पता नहीं कितने पेपर में आया है क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड टैगोर राइट ओरिजिनली इन इंग्लिश, कौन सी पोएम लिखी है उन्होंने इंग्लिश में? द चाइल्ड। हु सेट टेनिसन्स जीनियस वाज लिरिकल, किसने कहा है? ये बोला है ओडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लैकवुड्स डिसमिस्ड कीट्स एज ए मेंबर ऑफ, ये आपको पता ही होगा, कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री वाला कॉन्सेप्ट, ब्लैकवुड मैगजीन थी ना। सैलीज ओड टू द बेस्ट विंड वाज रिटन इन द विसिनिटी ऑफ फ्लोरेंस। डिकन्स का जो ओलिवर ट्विस्ट है वाज सीरियलाइज्ड इन द बेंटलीज, कहाँ पे उसको किया गया था? बेंटली के। जैगर एक करेक्टर है डिकन्स के ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, तो उसका प्रोफेशन क्या था, क्या दिखाया गया है वो उसमें? एक लॉयर, वकील। थोड़ा जल्दी चलते हैं ना। डिकन्स के डेविड कॉपरफील्ड में जो यूरिया हीप है वो मिसलीड करती है। यूरिया हीप का जो मिसलीड है आर एक्सपोज्ड बाई, जो उसने मिसलीड किया है वो किसके द्वारा एक्सपोज किया गया था? किसने उसका मतलब भांडा फोड़ दिया था, आप ऐसे कह सकते हो। तो मिकावर एंड ट्रेडल्स ने। किसने क्रिटिसाइज किया है मिल्टन की लैंग्वेज को? इलियट ने। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि इलियट ने बोला है मिल्टन को कि मिल्टन रोट इंग्लिश लाइक ए डेड लैंग्वेज। मिल्टन ने इंग्लिश कैसे लिखी है? एक डेड लैंग्वेज की तरह लिखी है। कौन सा प्ले शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया? रोमियो एंड जूलियट लिखा है, हेनरी फोर्थ, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। कौन सा नहीं लिखा है? स्पेनिश ट्रेजेडी नहीं लिखा है। एडमंड इन किंग लियर वाज ए बास्टर्ड सन टू, किसका बास्टर्ड सन था वो? अर्ल ऑफ ग्लोस्टर। दो बेटे थे ना, उसका जो लीगल बेटा था उसका नाम क्या था? एडगर, आपको वो भी याद रखना है लीगल बेटे का नाम। ओके। इमिलिया ओथेलो में काम करती है, वो घर में मेड रहती है, किसके? डेस्डेमोना के। जो इमिलिया है याको की वाइफ है, और याको ना उसके मतलब इमिलिया उसके घर में काम करती है, ओथेलो और डेस्डेमोना के। तो याको इमिलिया पे ये डाउट करता है कि शायद इमिलिया और ओथेलो के रिलेशन है, तो वो इसीलिए भी थोड़ा बदला लेने की कोशिश करता है, समझ लो आप। मतलब इसीलिए भी वो ओथेलो से जलन फील करता है। हु इज़ रिगार्डेड एज ए प्रिंस अमंग द इंग्लिश
एसिस्ट। तो कौन माना जाता है प्रिंस? ये आपको पता ही होगा, बहुत आसान है, चार्ल्स लैम्ब को माना गया है ना। ये तो हम याद करते ही हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे, तो ये तो याद करना ही है हमें। द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बैकन मेक्स ए मैन विटी। अब आप समझ लो, ये आप लॉजिक से भी कर सकते थे कि कौन सी किस चीज़ की स्टडी करना हमें क्या बनाती है, विटी, हमें बुद्धिमान बनाती है। तो किसकी? पोइट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिंग अलोंग द रोड ए पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन। अब इसे करेक्ट करो आप, कैसे बनाओगे इसको? ये तो ठीक है। अब जैसे ए पासिंग बस नोक्ड है ना, यहाँ पे हमारा किस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं तो कैसे बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? वॉज, वर। तो क्या आएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे? हरिंग अलोंग द रोड। इसको तो चेंज नहीं करते, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे हिम, इसको चेंज करके, मतलब इधर जब सब्जेक्ट में बनाएंगे तो ही बनाएंगे। मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, तो क्या लगा देंगे? बाज। थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं, आपको पता ही है, एक्टिव पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं। नॉक डाउन बाय ए पासिंग बस। ठीक हो गया ना? ठीक है। पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर प्रोन, जो शहर में रह रहे हैं ना वो प्रवृत्त होते हैं, उन्हें मतलब आदत होती है एक तरह से। अमासिंग कंज्यूमर गुड्स। प्रोन टू, जो हमारा ये प्रीपोजिशन है ना, ये हमारा सेंस डेवलप होता है बहुत ज़्यादा रीडिंग करने से। हम जब रीडिंग करते हैं तो हमारा खुद ही आइडिया हम लगा लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रीपोजिशन आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी प्रीपोजिशन ठीक होती है वो ग्रामर में अच्छा है, उसे बहुत ज़्यादा सेंस है चीज़ों का, वो सेंस के हिसाब से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर लेगा सही। वी मस्ट ट्राई टू क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ। हमें कोशिश करनी चाहिए क्रिएट करने की एक अच्छी और सेफर मतलब सुरक्षित अर्बन लाइफ। अब हमें यहाँ पे बताना है सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय मी। वो हमेशा मेरे द्वारा याद की जाएगी। अब आपने देखा ना, इसको हमें इसे एक्टिव में बनाना है, ये पैसिव में बना हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? बाय मी इधर से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे आई। अब ये लगा है इसमें विल वी, मतलब ये चेंज हो रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का ही तो चेंज करते हैं हम विल बी शैल बी में, तो हम इसको बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हमारा बनेगा आई शैल, पहले देखते हैं। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद। मैं हमेशा याद रखूँगा अपनी पहली विजिट कहाँ को? हैदराबाद वाली। तो नेवर तो आएगा ही नहीं, ना ही नोट। ठीक है, हमारा ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश यू ए हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बस आपको ये ध्यान रखना है डायरेक्ट डायरेक्ट में कि हमारा सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। अब जॉन ने मुझसे कहा विश यू ए हैप्पी बर्थडे, तो जॉन ने मुझे क्या किया? हैप्पी बर्थडे विश किया। तो सिंपल है ना, कैसे बन जाएगा? जॉन विश्ड मी ए हैप्पी बर्थडे। कंप्लीट सेंस दे रहा है, जॉन ने मुझे क्या किया? हैप्पी बर्थडे विश किया। द जियोलॉजिस्ट सेड, जियोलॉजिस्ट ने कहा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। कैसे बनाएंगे इसको? अब ये जो अर्थ है राउंड द सन, सूरज के चारों तरफ घूमती है, ये तो क्या है? हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसमें क्या आ रहा है? सेकेंड फॉर्म आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने बताया ना आपको, ये चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ पहले भी घूमती थी सूरज के चारों तरफ, आज भी घूमती है और कल भी घूमेगी, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। ये जो वुड आया है ये भी गलत हुआ। ओके, तो हमारे दोनों सेंटेंस गलत हुए। फिर सही कौन सा हुआ? हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बताना है एंटोनिम अभोर। क्या होता है अभोर का मतलब? घृणा करना। अब नहीं आते क्या ऐसे सिंपल से? कितना इजी वर्ड दिया है ना, सबको पता है ये, घृणा करना। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्यार करना। बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
बताओ कौन सा ट्रू है। बोथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड शॉर्टली। बोथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर सिनोनिमस। एम्स आर ऑफ जनरल नेचर वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक। यही ठीक है हमारा। एम्स जो होते हैं जनरल नेचर के होते हैं और जबकि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक है। अब हमें बताना है डेक्टर्स का सिनोनिम। डेक्टर्स किसे बोलते हैं, मतलब स्किलफुल, कुशल, एक्सपर्ट। क्या हो जाएगा हमारा, स्किलफुल। एक शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन। अब एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी है, तो आप कैसे फिनिश करोगे उसको, फिनिश्ड इन वन सिटिंग। एक बार बैठ के उसको फिनिश कर दोगे, पूरी पढ़ दोगे आप एक सिटिंग में ही। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट में रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन। मतलब हमें जो अंडरलाइन पोर्शन है ना, हमें इसको रिप्लेस करना है। ही डज अनपेड वर्क फॉर द रेड क्रॉस। अनपेड मतलब आपने वर्ड सुना होगा एक, ऑनरेबल, ऑनरेबल, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया इसको। ऑनरेबल होता है जब हम कोई काम करते हैं अवैतनिक, मतलब जिसके लिए हमें पे नहीं किया जाता, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, ऑनरेबल से। ओके, हमने 50 मिनट्स में 120 क्वेश्चन कर लिए। काफ़ी अच्छा, हमने जल्दी जल्दी इसको किया क्विक से। एक बार हम इसको देखेंगे तो कुछ तो हमारी ग्रामर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, और जो हमारे लिटरेचर के क्वेश्चन है हमें उससे आइडिया लगेगा कि हमें पेपर के लिए क्या क्या पढ़ना है। करेक्टर्स पढ़ने हैं, कोट पढ़नी है, और मतलब इम्पोर्टेंट कोट पढ़नी है, और ये पढ़ना है कि कौन सा वर्क किस राइटर का है, ठीक है। और जो हमारा मतलब लिटरेचर का पार्ट है उसमें से कोई क्वेश्चन हमारा रिपीट भी हो सकता है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू।